हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रेप शॉट। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा पार्ट, सिटीजनशिप। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता के प्रावधान हैं कि आपको भारत का नागरिक कैसे माना जाएगा। एज ए नागरिक होते हुए आपके पास कितने राइट्स हैं, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट स्टार्ट। तो पार्ट सेकंड है हमारा सिटीजनशिप। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि सिटीजन के क्या राइट्स होते हैं, यानी सिटीजन कौन होता है। ठीक है, तो यानी नागरिक होना क्या होता है, ये सारी बातें हमने इसमें जाननी है। माने आप किसी देश के नागरिक हैं, यानी किसी जो है ना नेशन के सिटीजन हैं, तो आपके पास कुछ राइट्स होते हैं। 3 राइट्स मैंडेटरी होते हैं, यानी जिस भी पर्सन के पास, इफ एनी पर्सन हैव पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट, यानी जिसके पास पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो सिटीजन माना जाता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, यानी सिटीजन के नाते आपके पास जो है स्टेट की तरफ से दिए गए पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल राइट्स होते हैं, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार अगर आपके पास हैं तो आप देश के नागरिक हैं। तो अब हम बात करते हैं सिटीजनशिप की। अब सिटीजनशिप जो होती है आपकी, वो 2 टाइप की सिटीजनशिप होती है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिटीजन यानी नागरिक। तो आपका जो सिटीजन होना है, तो 2 टाइप के सिटीजन होते हैं ओवरऑल वर्ल्ड। फर्स्ट होती है आपकी सिंगल सिटीजनशिप, यानी एकल नागरिक। सिंगल सिटीजनशिप। और सेकंड होती है आपकी डुअल या मल्टीपल सिटीजनशिप। मल्टीपल सिटीजनशिप। ओके, ठीक है। तो अगर हम सिंगल सिटीजनशिप की बात करते हैं, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें प्रोविजन करता है कि हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। तो यदि आप इंडिया के, यूनियन ऑफ इंडिया में किसी भी रीजन में, किसी भी जो है ना स्टेट में या प्रोविंसेस में रहते हैं, तो आप जो है कहीं भी रहें, तो आप जो है इंडिया के ही सिटीजन माने जाएंगे। ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तब भी आप जो है भारत के नागरिक हैं, अगर आप बिहार में रहते हैं तब भी भारत के नागरिक हैं, एनी अदर स्टेट कहीं भी रहते हैं आप, तो तब भी आप जो है भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो साथ ही इसी टाइप के और भी कंट्रीज हैं, लाइक पाकिस्तान, यहाँ पे भी सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, और जैसे कि नेपाल है, सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये होती है सिंगल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप क्या होती है, देखिए, एक ही राष्ट्र के अंदर दोहरी नागरिकता जिसको बोलते हैं, यानी 2 टाइप की जो सिटीजनशिप है आपके पास, वो डुअल सिटीजनशिप होती है, या उसको हम मल्टीपल नेशनलिटीज बोलते हैं। तो इसमें अगर हम एग्जांपल के रूप में लेते हैं, तो फर्स्ट आता है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी अगर आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रह रहे हैं, तो आपके पास जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो फेडरल स्टेट है एक्चुअल में ये, और यहाँ पे जो स्टेट हैं, अलग अलग राज्य हैं, तो वहाँ पे आप राज्य आपको अलग से सिटीजनशिप देता है, और इस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो फेडरल सिस्टम है वो आपको अलग से सिटीजनशिप देता है। तो यूएसए क्या है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान रखता है। तो इसी तरह और भी आपके जो है कंट्रीज आते हैं, जिनमें नाम आते हैं आपके ऑस्ट्रिया, और थर्ड है आपका इसमें ऑस्ट्रिया ले लें, कनाडा ले लें। तो ये क्या है, इस टाइप के जो नेशन है वो डुअल सिटीजनशिप का प्रोविजन रखते हैं। ठीक है, तो ये होता है सिंगल सिटीजनशिप और डुअल सिटीजनशिप। अगर हम बात करें कि सिटीजनशिप जो है हमने ली कहाँ से अडोप्ट की है, तो आपकी जो सिटीजनशिप है वो हमने ब्रिटेन से जो है अडोप्ट की है। ब्रिटेन के अंदर क्या है, सिंगल सिटीजनशिप होती है। और अगर हम बात करें जो कंप्लीट आपका यूनाइटेड किंगडम है, उसमें जो है ना फिर मल्टीपल सिटीजनशिप का प्रोविजन आता है। अगर हम बात यूनाइटेड किंगडम की करते हैं, तो यूनाइटेड किंगडम में सिटीजनशिप फिर मल्टीपल हो जाती है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम जो है अलग अलग जो रीजन्स हैं उनको मिलाकर एक जो है नेशन बनाया गया है, वो यूनाइटेड किंगडम माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं जो सिटीजनशिप है, अगर हम इसके करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन सिटीजनशिप की बात करें,
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, यानी भारतीय नागरिकता की विशेषताएं क्या हैं इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, तो इसके जो करेक्टरिस्टिक हैं उनको जानने के लिए तो सबसे पहला तो विशेषता यही है कि हमारे पास क्या है, पहली विशेषता क्या है, सिंगल सिटीजनशिप, यानी भारत में जो सिटीजनशिप है वो सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन किया जाए कि भारत में किस टाइप की नागरिकता है, तब आपने आंसर देना है कि भारत में इकहरी नागरिकता है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं सिटीजनशिप जो है किस लिस्ट का जो है सब्जेक्ट माना जाएगा, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट या आपका जो कंकरेंट लिस्ट है, तो जब सिंगल सिटीजनशिप है तो यहीं से आप जो है आइडिया लगा सकते हैं, तो यूनियन लिस्ट का ये सब्जेक्ट माना जाता है सिटीजनशिप। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि यूनियन लिस्ट में आता है जो आपका सिटीजनशिप। ठीक है, अब जो सिटीजनशिप के जो फंक्शनरीज एंड वर्क्स हैं, ये जो सिटीजनशिप किसको देना है किसको लेना है, ये सारे जो वर्क करता है ये किस पोर्टफोलियो के अंदर आता है, ये बातें अगर हम करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ये आपने ध्यान रखना है, यानी गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये एग्जामिनेशन में एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में 2020 में पूछा भी गया था कि नागरिकता किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो तब आपने आंसर देना है ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो ये हुए आपके सिटीजनशिप के जो करेक्टरिस्टिक हैं वो। अब हम बात करते हैं जो ये इंडियन सिटीजनशिप है, ये पार्ट सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन का तो पार्ट है ही, लेकिन इसको इसके जो फंक्शन है, इसके जो प्रोविजंस हैं वो किस एक्ट में डाले गए हैं, तो इसके लिए जो है ना एक एक्ट को जो है इनेक्ट किया गया था जिसका नाम था इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 से हम जो है सिटीजनशिप्स के जो है ना फंक्शन को रन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो यहाँ से आता है आपका इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 से। फिर इसमें बाद में जो है आपके अमेंडमेंट्स होने स्टार्ट हुए, तो अगर हम अमेंडमेंट्स की बात करते हैं, पहला जो अमेंडमेंट हुआ था सिटीजनशिप में, टाइम टू टाइम जो है सिटीजनशिप्स के जो प्रोविजंस हैं उनमें हम अमेंडमेंट करते रहते हैं, बिकॉज सिटीजनशिप्स जो है फॉरेन अफेयर्स का भी थोड़ा सा मैटर है, क्योंकि बाहर से आए हुए जो फॉरेनर्स होते हैं उनको हमें सिटीजनशिप देनी होती है और उनके जो है ना राइट्स को तय किया जाता है, तो इसलिए अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। तो पहला जो अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 1957 में, यानी 1957 में पहला अमेंडमेंट हुआ, उसका नाम हुआ इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1957। अब यहाँ से ये इसके जो प्रोविजंस हैं उन्हें ही सिटीजनशिप्स के लिए फॉलो किया जाएगा, किसको नागरिकता देनी है किसको नागरिकता नहीं देनी है, तो फॉलो किसको किया जाएगा 1957 को। फिर उसके बाद फिर दूसरा फिर अमेंडमेंट होता है 1960 में। ठीक है, अब ये हो जाता है इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1966। अब इसके बाद ये 1966 वाला जो है इससे ही हम जो है प्रोविजंस को फॉलो करके वर्क करते हैं। तो ऐसे ही लगातार होते हैं, फिर होता है 1985 में यानी 1985 में, फिर उसके बाद 1986 यानी 1986 में, फिर उसके बाद 1992 में आता है आपका संशोधन अधिनियम, फिर 2003 और फिर आता है आपका 2005। ओके, 2015 एंड देन लास्ट में जो हुआ था 2019, यानी लास्ट का जो अमेंडमेंट है आपका वो सिटीजनशिप्स में 2019 में हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो एक्ट है, एक्ट का नाम क्या हो जाएगा, एक्ट का नाम हो जाएगा आपका, वन सेकेंड, इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट
2019। ठीक है, जो 2019 वाला जो अमेंडमेंट एक्ट है, इसको काफी ये जो है करंट अफेयर्स का इश्यू भी रहा, काफी चर्चाओं में रहा है, और इसको हम बोलते हैं CAA, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, तो जो CAA का जो कानून है, ये कहता क्या है, क्यों इतना जो है ये चर्चा में रहा है। देखिए, ये CAA में जो है ना एक प्रोविजन डाला गया है। क्या डाला गया है, यानी आपके जो है ना 3 कंट्रीज, फर्स्ट पाकिस्तान, सेकंड बांग्लादेश, और थर्ड है आपका अफगानिस्तान। ठीक है, यानी यहां से आने वाले इन कंट्रीज के जो माइनॉरिटीज सेक्शन है, अब इन कंट्रीज में माइनॉरिटीज सेक्शन कौन कौन है, इसमें आते हैं आपके, फर्स्ट आता है आपका, इसमें आपके जो माइनॉरिटीज सेक्शन है, हिंदू, जैन, पारसी, सिख, बौद्ध यानी बुद्धिस्ट, और क्रिश्चियन। ये जो है वहां पे क्या है, ये सभी क्या है इन कंट्रीज में, तीनों कंट्रीज में ये माइनॉरिटी है। ठीक है, तो ये जो माइनॉरिटी है, क्या है कि इनको इंस्टेंट सिटीजनशिप देना जो है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के तहत एक प्रोविजन किया गया था कि इनको जो है ना इंस्टेंट सिटीजनशिप दी जाएगी। यानी यहाँ से कोई भी जो है नहीं एक्सप्लोइट होके आते हैं ये तीनों कंट्रीज से माइनॉरिटी, तो इनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। तो यह इसलिए कहता है क्योंकि इसमें से, अब इश्यू किस लिए हुआ था कि इनमें जो है ना मेजोरिटी जो है वो मुस्लिम्स की है। ठीक है, तो इसलिए मुस्लिम्स को छोड़कर बाकी सभी को जो है इंडिया में नागरिकता दी जाएगी, ऐसा इसमें एक्ट में प्रोविजन किया गया था। चलिए, अब हम नेक्स्ट जो है हमारी जो हेडलाइन होगी वो है एक्विजन ऑफ सिटीजनशिप। यानी सिटीजनशिप कैसे दी जाती है, ये इसमें सारे जो प्रोविजन है उनमें हम बातें करेंगे एक्विजन ऑफ सिटीजनशिप्स में। ठीक है, तो इसके जो है, जब हम किसी भी फॉरेनर्स को या इंडियंस की नागरिकता के प्रावधान, कैसे नागरिक माना जाएगा, यानी नागरिकता आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके जो है ना 5 वेज है, यानी 5 रास्ते हैं, 5 रास्ते से आप जो है सिटीजनशिप ले सकते हैं। पहला, फर्स्ट क्या आता है, फर्स्ट आता है आपका बाय बर्थ। यानी आपको जन्म से नागरिक माना जाएगा। तो बाय बर्थ नागरिक कैसे माना जाएगा, ऐसे नहीं माना जाएगा, उसके लिए प्रोविजन है। यानी यदि आपका जो है जन्म 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, अब 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 क्या है, ये डेट है जिस दिन जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था या इम्पोज हुआ था। ठीक है, तो इसमें इसके बाद कोई भी व्यक्ति भारत भूमि में पैदा हुआ हो। ठीक है, पहला क्या है कि इंडियन लैंड में पैदा हुआ हो। दूसरा, इसमें प्रोविजन क्या है कि और उसके माता पिता में से कोई एक, माता या पिता में से, ठीक है, में से कोई एक, ये आपको ध्यान रखना है, क्या हो, माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक रहा हो। तीसरा इसमें क्या है, या माता पिता में से कोई एक, दोनों में से। जो संविधान की ये डेट है आपकी 26 जनवरी 1950, ये वाली, इससे 5 वर्ष पहले से, यानी कम से कम 5 वर्ष पहले भारत में रह रहा हो, ये वाला, ये सारे जो है शर्तें पूरी करनी होती है। भारत में रह रहा हो या भारत में निवास करता हो तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। इसमें 2 चीजों का जो है ना अपवाद है। कौन कौन सा, एक तो जो राजनयिक या एम्बेसडर होते हैं, इनके बच्चे, क्योंकि राजनयिक ड्यूटी करते हैं यहाँ पे दूसरे फॉरेनर से, और दूसरा शत्रु देश के जो बच्चे होते हैं, इनको जो है, इनके जो बच्चे हैं उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ये एक अपवाद है, बाकी ये प्रोविजंस फॉलो करते ही बाई बर्थ आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा पूरा हुआ बाई बर्थ। ठीक है, चलिए दूसरा ले लेते हैं।
सेकंड आता है बाय डिसेंट। ठीक है, तो बाय डिसेंट कैसा होगा, इसमें भी आपने डेट फिक्स करनी है। इसमें क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद, ठीक है ना, और आपका 10 दिसंबर 1992 से पहले, जो अमेंडमेंट है 1992 से पहले, ठीक है, ये जो दोनों डेट हैं इनके बीच में जो है किसी का जो है जन्मा हो, ठीक है, कहाँ जन्मा हो, जिसका जो बर्थ है इस डेट में कहाँ हुआ हो, आउटसाइड ऑफ इंडिया, यानी भारत से बाहर हुआ हो, ठीक है, जिसका जन्म भारत से बाहर हुआ हो। अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 और 10 दिसंबर 1992 से पहले, यानी इन दोनों डेट के बीच में भारत से बाहर जो है जन्म हो, वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। बट कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि माता या पिता, फादर और मदर में से, ठीक है, वहीं कोई एक, फादर या मदर में से कोई एक, ठीक है, भारत का नागरिक हो। ये आपने ध्यान रखना है, इनमें से कोई एक भारत का नागरिक हो, ठीक है। अब ये क्यों माना जाता है, देखिए जैसे कि कोई कोई महिला सेलिब्रिटी है और अपने हस्बैंड के साथ जो है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, यानी बच्चे को जन्म जाके जो है ना उस इंग्लैंड में दे देती है या लंदन शहर में दे देती है, तो ऐसे थोड़ी है कि भारत के बाहर जन्मा है वो नागरिक नहीं माना जाएगा। उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो वो भी जो है भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ये बाय डिसेंट माना जाता है। तीसरा आता है आपका बाई रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यानी पंजीकरण के द्वारा जिसको बोलते हैं। थर्ड आता है आपका बाई रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा, ठीक है। तो बाई रजिस्ट्रेशन अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि कोई भी फॉरेन सिटीजन भारत में भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो सबसे पहले उसको क्या करना होता है कि रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ठीक है। जो संबंधित अधिकारी होता है उसके पास वो रजिस्ट्रेशन कराएगा, और कम से कम पहला पॉइंट है उसको 7 ईयर्स जो है भारत में निवास करना होगा, ठीक है, 7 ईयर्स एप्लीकेशन बिफोर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, पहला पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या है आपका बाय रजिस्ट्रेशन, किसी भी व्यक्ति को 7 वर्ष कम से कम भारत में रहना पड़ेगा, पंजीकरण करना पड़ेगा, पंजीकरण से पहले उसको कम से कम 7 वर्ष तक भारत में रहा हो। दूसरा अगर हम बात करें इंडिया ओरिजिन की, इसी में ही है बाय रजिस्ट्रेशन द्वारा इंडिया ओरिजिन, यानी भारतीय मूल का जो व्यक्ति है उसको सिटीजनशिप कैसे दी जाती है। इसके लिए ये टाइम केवल 6 मंथ है, यानी 6 मंथ का टाइम है, 6 मंथ तक उसको क्या करना पड़ेगा, भारत में निवास करना पड़ेगा, ठीक है। बट है क्या, माता या पिता, मदर और फादर में से, ठीक, दोनों में से किसी एक का अनडिवाइडेड इंडिया में, माता या भारत पिता में से अनडिवाइडेड इंडिया में, यानी अविभाजित भारत में जन्म हुआ हो, ठीक है। देखिए भारतीय मूल का व्यक्ति कौन माना जाएगा, भारतीय मूल का व्यक्ति या तो वो माना जाएगा जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 यानी 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में हुआ हो, ठीक है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के बाद हमारे पास 2 स्टेट बन जाते हैं, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, ठीक है। और आजादी से पहले क्या है कि ये दोनों ही एक ही कंट्री थे जिसका नाम था इंडिया। तो 26 जनवरी 1950 यानी अविभाजित भारत से पहले का जो भारत है, भले ही वो कराची शहर में पैदा हुआ हो, वो इंडिया ओरिजिन माना जाएगा, लेकिन 1947 के बाद जो है माता पिता में अगर जन्म पाकिस्तान में हुआ है तो इंडिया ओरिजिन नहीं माना जाएगा। इसलिए ये जो कंडीशन है, इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशन अनडिवाइडेड इंडिया वाली कंडीशन ये लगाई है, ठीक है। फिर तीसरा आता है अगर कोई मैरिज कर ले, शादी कर ले, ठीक है, अगर कोई भी फॉरेन व्यक्ति, ठीक है, किसी जो है इंडियन सिटीजन से नागरिक कर ले तो उसके लिए भी प्रावधान है, उसको कम से कम 7 ईयर भारत में निवास करना होगा, ठीक है, जब वो शादी कर लेता है, मैरिड टू इंडियन सिटीजन, यानी किसी भी भारतीय नागरिक से शादी करने के बाद उसको 7 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा, ठीक है।
और इन 7 वर्षों में उसका जो आचरण है यानी उसका जो बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए, उस पर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आता है, फोर्थ वाला आता है आपका बाय नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण जिसको बोलते हैं। फोर्थ आता है बाय नेचुरलाइजेशन। देशीयकरण द्वारा। तो इसको हम कैसे समझते हैं बाय नेचुरलाइजेशन को? ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले पहला पॉइंट है कि वह व्यक्ति जो किसी विदेशी भूमि से आ रहा है या किसी फॉरेन लैंड से आ रहा है, वो देश या वो नेशन जो है भारत का शत्रु नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या है कि एनिमी कंट्री नहीं होना चाहिए, एनिमी कंट्री या ऐसा कंट्री जिसकी नागरिकता को हमने बैंड किया हो। ठीक है, बैंड सिटीजनशिप, दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये दोनों को क्या है, सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, तो नागरिकता, नागरिक नहीं माना जाएगा दोनों को। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर मैं पॉइंट्स को दोबारा जो है बता रहा हूं। देखिए, ऐसा कोई भी देश जिसको हम एनिमी कंट्री मानते हैं उसका नागरिक, या ऐसा देश जिसकी हमने सिटीजनशिप को बैंड किया हुआ है यानी नागरिकता पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, वहां से आए हुए नागरिकों को हम नागरिक नहीं मानेंगे। तो ये पहला प्रोविजन इसमें ये है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कोई भी बाई, अगर हम नेचुरलाइजेशन बात करें, देशीयकरण की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको एनिमी कंट्री माना गया है या जिसकी सिटीजनशिप को हमने बैन किया हुआ है, उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसमें बाई नेचुरलाइजेशन लिख देता हूं, यहाँ पे बाई नेचुरलाइजेशन। तो इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, अगर किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी देश के नागरिकता का परित्याग कर दिया हो, उसको भी भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या है कि स्वेच्छा से अपनी सिटीजनशिप को रिनाउंस किया हो, नागरिकता का परित्याग कर चुका हो, यानी रिनाउंस कर दिया हो अदर कंट्री का, तो उसको भी, ये भी बाई नेचुरलाइजेशन में प्रावधान है कि अगर किसी देश की नागरिकता छोड़कर हमारे देश में रहा है, भले ही वो पहला पॉइंट उसमें इंक्लूड है कि वो एनिमी कंट्री ना हो और ऐसा ना हो कि जहाँ पे सिटीजनशिप हमने बैंड की हुई है। ठीक है, दूसरा है कि तीसरा इसमें जोड़ेंगे हम, मिनिमम 1 ईयर उसको यहाँ पे रहना पड़ेगा, मिनिमम 1 ईयर यानी 1 वर्ष तक उसको रहना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इसका, उसका आचरण अच्छा हो, गुड बिहेवियर हो, ये आपने ध्यान रखना है। आचरण अच्छा हो, आचरण अच्छा का मतलब उस पर कोई क्रिमिनल केस ना हो। सिविल केस हो सकता है, सिविल केस कोई इतना बड़ा केस नहीं होता, यानी उस पर जो है ना दीवानी न्यायालय में कोई वाद पंजीकृत हो तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन फौजदारी अगर केस है तो तब भी जो है इसकी नागरिकता नहीं दी जाएगी, क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट जो पॉइंट है उसको जो है ना, किसी भी भारतीय भाषा का यानी एनी इंडियन लैंग्वेज, जो संविधान में अनुसूचित जो लैंग्वेज है आपकी, उसका ज्ञान होना चाहिए, यानी किसी भी भारतीय भाषा की वो नॉलेज रखता है। अब जो भाषाएं हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 22 जो है लैंग्वेज हैं, शेड्यूल लैंग्वेज हैं, उनमें से किसी एक का उसको जो है ज्ञान होना चाहिए, भारतीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो ये भी इसमें पॉइंट है बाई नेचुरलाइजेशन में। ठीक है, उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है आपका बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। नेक्स्ट क्या आता है आपका? नेक्स्ट आता है आपका बाई इनकॉर्पोरेशन
ऑफ टेरिटरी। यानी अगर किसी भी भाग को भारतीय भूभाग में एक्वायर करके, फाइट करके या वॉर करके कैसे भी उसको सम्मिलित कर लिया जाता है, तो वहां के जो नागरिक होते हैं स्वतः ही भारत के नागरिक माने जाएंगे। ये भी प्रावधान है। माने कि भारत किसी भी साइड कंट्री जो है उन पर जो है उस भूभाग को छीन लेता है किसी से, या उसको एक्वायर कर लेता है, तो वो क्या है, वहां के जो नागरिक हैं ऑलरेडी भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो ये प्रावधान क्या है कि बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी ये माना जाता है। तो इसमें हम लिख देते हैं इफ एनी फॉरेन टेरिटरी, if any foreign territory if any foreign territory part of India, अगर कोई भी जो है विदेशी जो है क्षेत्र भारत का भाग बन जाता है, पार्ट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे क्या है कि ऑटोमेटिक जो है वहां के लोग जो है आपके ऑटोमेटिक सिटीजन माने जाएंगे। ये आपने ध्यान रखना है, ऑटोमेटिक सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ के जो नागरिक हैं वो स्वतः ही भारत के नागरिक माने जाएंगे। अगर आपसे पूछा गया है क्या ऐसा हुआ है भारत के नागरिक जो है टेरिटरी को भारत ने एक्वायर कर लिया हो और वहां के जो नागरिक हैं स्वतः ही भारत के नागरिक माने जाते हैं, तो इसका मैं एक एग्जांपल सेट कर देता हूं। एग्जांपल ये है कि मैंने पढ़ा था कि 1961, अभी मैंने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था आपको, इस जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन था, राज्य पुनर्गठन, तो उसमें मैंने बताया था कि 1961 में हमने एक टेरिटरी थी जिसका नाम था सिक्किम, उसको भारत भूमि में मिलाया था। तो सिक्किम इसका क्या है कि एग्जांपल है। सिक्किम को हमने, सॉरी सिक्किम नहीं, गोवा, गोवा को हमने मिलाया था, क्योंकि गोवा क्या था, पुर्तगीज के कंट्रोल में था और उसको हमने भारत में मिला, तो गोवा के जो सिटीजन है ऑलरेडी भारत के सिटीजन माने जाएंगे। ऐसे ही सिक्किम को हमने एक्वायर किया, तो सिक्किम के नागरिक क्या है कि माने जाएंगे। ऐसे जो छोटी छोटी जो कॉलोनी थी जो बाद में बच जाती है, इंडिपेंडेंस के बाद में बच जाती है, तो उनको हम टेरिटरी बना लेते हैं और ये भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो ये था आपका सिटीजनशिप का प्रोविजन। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता हमारा लॉस ऑफ सिटीजनशिप। लॉस ऑफ सिटीजनशिप यानी नागरिकता का हनन कैसे होता है, यानी नागरिकता को खोया कैसे जाता है, कैसे नागरिकता छीनी जा सकती है आपसे, उसके भी प्रावधान इसमें। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑफ सिटीजनशिप, यानी नागरिकता का हनन कैसे होता है, नागरिकता को कैसे खोया जाता है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, तो नागरिकता को कैसे आपसे छीना जा सकता है उसके सारे प्रोविजंस जो हैं हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला आता है आपका बाय रिनंशिएशन, यानी परित्याग करने से। फर्स्ट क्या है आपका, बाय रिनंशिएशन। ठीक है, परित्याग द्वारा, यानी स्वेच्छा से अगर कोई व्यक्ति नागरिकता छोड़ देता है, माने कि आप भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिकता को आप स्वेच्छा से ये घोषणा कर देते हैं कि मैं भारत की नागरिकता अपनी स्वेच्छा से छोड़ रहा हूं, तो तब आपका क्या होता है कि आपकी जो नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो अगर कोई भी पर्सन है, सपोज दैट एनी पर्सन रिनाउंस कर देता है, क्या कर देता है, नागरिकता को रिनाउंस कर देता है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो व्यक्ति है इसकी जो सिटीजनशिप है वो रद्द कर दी जाएगी, उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। साथ ही इसके जो माइनर बच्चे हैं, इसके जो माइनर चाइल्ड हैं, ठीक है, तो उनकी भी जो है नागरिकता रिनाउंस मानी जाएगी। ठीक है, उनकी भी नागरिकता क्या है, खत्म हो जाएगी। ठीक है, उनका भी परित्याग माना जाएगा। अब इसमें माइनर ही क्यों लिया है, देखिए क्या है कि ये जो माइनर होता है जो 18 से कम होता है, यानी जिसकी उम्र 18 से कम होती है उसको माइनर माना जाता है, और 18 वर्ष से उम्र का बच्चा जो है उसको हम मैच्योर समझते हैं,
और उसका अपने माता पिता से नागरिकता संबंधित कोई संबंध नहीं रहता है, इसलिए उसको नागरिक माना जाएगा। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं 18 से कम के, ये क्या है, ये डिपेंडेंट यानी आश्रित होते हैं, तो इसलिए इनको भी जो है उसी व्यक्ति के साथ में भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो ये इसमें पहला जो पॉइंट है वो है बाय रिनंसिएशन यानी परित्याग द्वारा। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का परित्याग कर देता है उस स्वतः ही भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। साथ ही उसके जो 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।